हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत के बारे में, जो कि दिया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविश्लेषण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के एक संग्रह को संदर्भित करता है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का विकास प्रारंभिक बचपन की घटनाओं से प्रभावित होता है। उन्होंने व्यक्तित्व विकास और उपचार प्रणाली का सिद्धांत विकसित किया। उनके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मन की कार्य प्रणाली संघर्ष के रूप में प्रदर्शित की जाती है। यह सिद्धांत व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक कार्य पद्धति पर यौन और अग्रेसिव ड्राइव के प्रभाव पर केंद्रित होती है। यह सिद्धांत कुछ प्राथमिक सामाजिक रिश्तों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है, विशेषकर माँ बच्चे और पिता बच्चे के संबंध पर। यह मानसिक गतिविधि पर ड्राइव के प्रभाव और प्रजनन कार्यों पर उनके प्रभाव के बीच अंतर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बहुत छोटे बच्चों में एक मजबूत यौन और अग्रेसिव ड्राइव होती है, जिससे वह क्रमिक विकास के चरणों के माध्यम से अभिव्यक्ति के अद्वितीय तरीके पाता है। मन के प्रकार यानी टाइप ऑफ माइंड। तो इन्होंने बताया 3 टाइप के माइंड होते हैं हमारे, एक कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और फिर होता है अनकॉन्शियस। फ्रायड ने मानसिक जीवन के 3 स्तरों की ओर संकेत किया है। वे सचेत, अवचेतन और अचेतन स्तर है। ये स्तर विचारों और भावनाओं की चेतना की मात्रा पर आधारित है, जिस तरह से लोग व्यवहार करते हैं और उनकी अचेतन जरूरतों या ड्राइव से प्रभावित होता है। सबसे पहले चेतन मन के बारे में पढ़ते हैं। चेतन मन में वे सभी चीज़ें शामिल हैं जो हमारी जागरूकता के अंदर होती है। इसमें उन सभी यादों को समाहित किया जाता है जो हमारे चेतन मन में संग्रहित है या आसानी से जागरूकता में लाई जा सकती है। उन सभी चीज़ों के बारे में जो हम सोच रहे हैं, वर्तमान में जागरूक है, हमारे चेतन मन में संग्रहित है। इसके बाद आता है अवचेतन मन। अवचेतन मन चेतना और अचेतना को जोड़ता है, जो चेतना के नीचे है तथा जिसमें सभी विचार और संवेदनाएं शामिल है। उसके लिए हम वर्तमान में सचेत नहीं है, लेकिन इसे आसानी से चेतना में लाया जा सकता है। इस प्रकार इन अवधारणाओं को इच्छाओं से याद किया जा सकता है। अब आता है अचेतन मन, अचेतन मस्तिष्क। मन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे सभी दमित विचार, अनुभव और भावनाएं इसमें निहित होती है। हम अचेतन तुलना एक ऐसे हिमखंड से कर सकते हैं जिसका बाहरी हिस्सा चेतना दिखाता है और तल्लीन हिस्से में अचेतना दिखाई देती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है। आगे ये 3 और थ्योरी बताते हैं, जिसको ईद, अहम और परा अहम कहते हैं। इंग्लिश में ईद, फिर इसको अहम को हम लोग बोलते हैं ईगो और परा अहम को हम लोग बोलते हैं सुपर ईगो। ईद मनुष्य में जानवर का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे अचेतन मन में होता है, यानी अनकॉन्शियस माइंड में होता है। जन्म के समय ईद मौजूद होता है और बिगड़े बच्चे का गुण होता है, पर केवल हमारी खुद की ज़रूरतों और ड्राइव की संतुष्टि पर विचार करता है। यह एक जैविक कारक है जो आनंद सिद्धांत के अनुसार संचालित होता है। यह अस्थायी है, लेकिन इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे भूख और नींद। जब ईद अपनी मांगों को प्राप्त करता है तो ईद आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। कोई व्यक्ति खुशी का अनुभव करता है जब वो व्यक्ति अनुभव के तनाव से वंचित हो जाता है। ईद में सेक्स वृत्ति और आक्रामक वृत्ति सहित सभी आनुवांशिक घटक शामिल होते हैं। सेक्स वृत्ति को इरोस के रूप में जाना जाता है, जिसमें कामेच्छा होती है। आक्रामक वृत्ति को थानाटोस के रूप में जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है।
एक बच्चे में जन्म से ही ईद मौजूद होता है, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व ईद और बाद में परा अहम और अहम विकसित होता है। ईद रोजमर्रा की दुनिया या वास्तविकता से प्रभावित नहीं है, यह अचेतन मन के भीतर संचालित होता है। अगला है अहम। इसको इंग्लिश में हम लोग ईगो भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश में ईगो कहते हैं, ठीक है, EGO, ठीक है। अहम व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है जो वास्तविकता की मांगों से संबंधित है। यह ईद और परा अहम के बीच मध्यस्थ का काम करता है तथा ईद के आग्रह को नियंत्रित करने में मदद करता है। अहम हमें अपनी आवश्यकताओं को उन तरीकों से पूरा करने के लिए मजबूर करता है जो सामाजिक रूप से स्वीकार और यथार्थवादी है। अहम बाहरी दुनिया काम करता है। यदि अहम वास्तविकता सिद्धांत का उपयोग करने के अपने प्रयास में विफल रहता है तो एक व्यक्ति चिंता का अनुभव करता है और फिर तंत्र की रक्षा करता है जो व्यक्ति के लिए अच्छी चीज़ों को बेहतर महसूस कराने हेतु कार्यरत है। अहम प्राथमिक प्रक्रिया की सोच में संलग्न है जो यथार्थवादी समस्या समाधान की ओर उन्मुख है। अहम अनुचित और अराजक होने पर तर्क में कार्य करता है। अगला है आपका परा अहम यानी कि सुपर ईगो इसको बोलते हैं, ठीक है। परा अहम व्यक्तित्व का अंतिम पहलू है जिसमें हमारे आदर्श और मूल्य शामिल है। यह मानस के नैतिक और नैतिक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। आमतौर पर 5 साल की उम्र में बच्चे में विकसित होता है और इसके विवेक के संदर्भित किया जाता है। यह प्रकृति में आदर्शवादी और अचेतन मन में बैठा रहता है। यह नैतिक विवेक पर काम करता है और समाज के मूल्यों को शामिल करता है जो समाज और माता पिता द्वारा सीखे जाते हैं। जब फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के लैंगिक चरण के दौरान 3 से 5 वर्ष की आयु के आसपास विकसित होता है। यह मुख्य रूप से ईद के आवेगों को नियंत्रित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है जो विशेष रूप से समाज में निषिद्ध है। आदर्श आत्म के अभाव में व्यवहार करने वालों को अपराध बोध के माध्यम से अति अहम द्वारा दंडित किया जा सकता है। यह हमें आदर्श आत्म के माध्यम से पुरस्कृत करता है जब हम उचित व्यवहार करके अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। परा अहम को व्यक्तित्व के नीतिपरक नैतिक शाखा के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक जोन चरण के बारे में। तो इसको 5 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण आपका है मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था के दौरान मुंह यौन और आक्रामक संतुष्टि का स्थान है। बच्चे पर्यावरण को ज्ञात करने और आनंद का अनुभव करने के लिए अपने मुंह का उपयोग करते हैं। बच्चे जिस प्रकार दूध को निगल लेते हैं उसी प्रकार वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं। अहम अधिक स्पष्ट रूप से विभेदित होता है। वे स्वयं और दूसरों के बीच भेद के बारे में जागरूक हो जाते हैं। तो मौखिक ओरल स्टेज में क्या होता है, बच्चा को आप देखेंगे कि कभी भी वो क्या करता है, कोई भी चीज़ को अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है या फिर उंगलियों को मुंह में हमेशा लगाए रखता है। इससे उसको क्या मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो हर स्टेज में है। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि एक स्टेज होता है जिससे किसी न किसी अंग से हमको क्या मिलता है, आनंद मिलता है। तो बचपन में जो बच्चे होते हैं तो ओरल स्टेज में उनको मुंह से क्या होता है, उनको आनंद की प्राप्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेज है आपका गुदा अवस्था, जिसको एनल स्टेज भी बोलते हैं। गुदा चरण में जीवन के दूसरे वर्ष के दौरान गुदा सबसे अधिक यौन अंग है। एक बच्चा इच्छा पर मल को निष्कासित करना या रोकना सीखता है। इस स्तर पर संघर्ष उचित शौचालयों की आदतों हेतु संस्कृति के मांगों के लिए ये बच्चे की इच्छा की परवशता पर केंद्रित है। तो गुदा अवस्था में क्या होता है, इसमें देखेंगे कि बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग करता है, यानी कि वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है
और जब वो टॉयलेट करता है तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो बच्चा क्या करता है कि जब भी टॉयलेट आता है तो वो तुरंत नहीं जाता है, वो रोके रहता है और कुछ समय के बाद वो करता है ताकि उसको आनंद मिले। लैंगिक अवस्था, इसको फैलिक स्टेज भी बोलते हैं। लैंगिक अवस्था जीवन के तीसरे वर्ष के दौरान शुरू होता है और बच्चे के 6 वर्ष का होने तक रहता है। यह यौवन के साथ होने वाले हार्मोनल परिवर्तनों की अनुपस्थिति में बढ़े हुए जननांग संवेदनशीलता की अवधि है। फ्रायड ने इस स्तर पर बच्चों के व्यवहार को उभयलिंगी बताया है। बच्चे दोनों लिंगों की ओर कामुक गतिविधियों को निर्देशित करते हैं और आत्मचेतना में संलग्न होते हैं। यह वह चरण है जिसके दौरान ओपिडस ग्रंथि तथा इलेक्ट्रा ग्रंथि को देखा जाता है। लड़कों में ओपिडस ग्रंथि और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, यानी कि ये 3 से 6 साल तक चलता है। इसमें ओपिडस ग्रंथि और इलेक्ट्रिका ग्रंथि क्या करता है, लड़कों में क्या होता है आपका ओपिडस होता है और गर्ल्स में क्या होता है इलेक्ट्रा होता है। तो जो बॉयज होते हैं वो मदर्स की ओर आकर्षित होते हैं इसकी वजह से, और जो गर्ल्स होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से वो फादर्स की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुषुप्ता अवस्था यानी लेटेंसी स्टेज। सुषुप्ता के दौरान ओपिडस और इलेक्ट्रा संघर्ष का समाधान किया जाता है। यह अवस्था लगभग 7 साल से युवावस्था तक रहती है। कोई नया महत्वपूर्ण संघर्ष या आवेग उत्पन्न नहीं होता है। इस अवधि के दौरान प्राथमिक व्यक्तित्व विकास अहम की परिपक्वता है। यह आपका 6 से 12 वर्ष तक होता है और इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है और पढ़ाई में बिजी हो जाता है, खेलकूद में बिजी हो जाता है, और इसको आप कहा जाता है ओपिडस और इलेक्ट्रा संघर्ष का समाधान। जो कि फैलिक स्टेज में बच्चे अपने माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं, तो वो उसका समाधान इसी अवस्था में होता है। ठीक है, सुषुप्ता अवस्था में होता है, जिसको लेटेंसी स्टेज भी इंग्लिश में बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका जनन अवस्था। जनन अवस्था आपका, इसको अंग्रेजी में हम लोग जेनिटल स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जेनिटल स्टेज बोलते हैं। जनन अवस्था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का अंतिम चरण है जो यौवन की शुरुआत के साथ शुरू होता है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति यौन आवेगों को संतुष्ट करने के तरीके पाता है। किशोर अवस्था में ओपिडस या इलेक्ट्रा संघर्ष का फिर से जागरण और पुनः बचपन की पहचान का पुनर्मिलन होता है। फ्रायड का मानना था कि किशोरावस्था और वयस्कता के दौरान उत्पन्न होने वाली मनोवैज्ञानिक संघर्ष बचपन की विशिष्ट इच्छाओं को पूरा करने या व्यक्त करने में विफलता के परिणाम स्वरूप होते हैं। फ्रायड ने फिक्सेशन शब्द का इस्तेमाल आनंद प्राप्ति या पहले चरण के लिए उपयुक्त चिंता को कम करने वाले व्यवहारों को जारी रखने के लिए किया है। तो जेनिटल स्टेज कहता है कि इसमें फिर से बच्चा में जो ओपिडस या इलेक्ट्रा होता है वो जागरूक हो जाता है, और जो बच्चे होते हैं वो पहले तो 12 से 15 साल, ठीक है, 12 से 15 साल में क्या होता है, बॉयज की ओर आकर्षित होता है और गर्ल्स की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, बॉयज जो होते हैं वो पेयर से बनाते हैं अपने ही साथी के साथ, मतलब जो साथ के फ्रेंड्स होते हैं उसमें ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ घूमते हैं। गर्ल्स जो होती है वो गर्ल्स के ज़्यादा एंजॉय करती है, घूमती है, पढ़ती है। पंद्रह से 18 साल के बीच में बच्चे जो होते हैं वो बॉयज गर्ल्स की ओर आकर्षित होते हैं और गर्ल्स जो होती है वो बॉयज की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, तो अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है कामलिप्ता यानी लिबिडो, इसको बोला जाता है। फ्रायड के सिद्धांत में जन्म के समय मौजूद भौतिक सुख के लिए एक सहज अभियान जो वस्तुतः सभी मानव व्यवहार के पीछे प्रेरक शक्ति बनता है। फ्रायड कामलिप्ता यानी लिबिडो को व्यवहार के पीछे प्रेरक शक्ति मानते थे।
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रत्येक चरण में कामलिप्तता शरीर के एक अंग हिस्से पर केंद्रित होती है। शिशु में वह मुख्य शारीरिक सुख के लिए ड्राइव का फोकस है। जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती है, कामलिप्तता गुद्दा और बाद में जननांगों पर केंद्रित हो जाती है। शब्द ड्राइव को कभी कभी मानसिक ऊर्जा, तनाव, प्रवृत्ति, कामलिप्सा के रूप में जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक के शैक्षणिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में बताया गया कि शुरुआती अनुभवों पर व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत शिक्षकों की अचेतन भावनाओं के महत्व को समझने में मदद करता है, छात्रों के व्यवहार को प्रेरित करता है। यह सिद्धांत आंतरिक संघर्षों के बारे में एक विचार देता है जो किसी के व्यवहार को प्रभावित करता है। सिगमंड फ्रायड ने जोर दिया कि बच्चों के विकास के वर्षों में खेल महत्वपूर्ण है। यह छात्रों के बीच शैक्षणिक भावनात्मक समस्याओं से निपटने में सहायक है। इससे पर्यावरण को महत्व दिया गया जो घर या स्कूल में सीखने के लिए अनुकूल होना चाहिए। यह खराब प्रदर्शन के कारणों को समझने में मदद करता है। प्रतिकूल पर्यावरणीय कारणों से एक बच्चा सीखने का विरोध कर सकता है। छात्र बातचीत, वाद विवाद, समझौता वार्ता के माध्यम से विचारों को साझा करने पर अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि संघर्ष या संकट इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उन्हें सफलतापूर्वक हल किया जाना चाहिए। समान रूप से हमारे विकास के अगले स्तर तक आगे बढ़ना चाहिए। निर्धारण से बचने के लिए एक शिक्षक को संघर्षों के महत्व को समझना चाहिए। तो ये था सिगमंड फ्रायड का आपका साइको एनालिसिस।